हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर सुजीता वर्मा। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन को विद वेल लेवल डायग्राम के साथ। तो आप लोग एंड तक ये वीडियो देखिएगा और साथ में एनसीईआरटी की बुक भी रखिएगा। हमारे साथ साथ आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी एनसीईआरटी पूरा एक एक लाइन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का। ह्यूमन में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन ओविपेरस है या विविपेरस है? तो ह्यूमन विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है कि गिव बर्थ टू यंग वंस। जो नवजात शिशु को बर्थ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इवेंट्स हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आ जाएगा? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आ जाएगा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन आ जाएगा। यही सीक्वेंस आपका जो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन है उसमें भी अप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन क्या है, विविपेरस है या ओविपेरस? तो ह्यूमन यहाँ पर विविपेरस होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन सा है? देखिए, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन, ये सारे क्या हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं। बेसिकली इवेंट्स 3 है। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का। जो फर्स्ट इवेंट्स है, गैमेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा? आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसका नाम क्या है? oogenesis। मेल में 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है, वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और फीमेल में 1 पेयर ओवरी पाई जाती है और वहां पर oogenesis होता है। मेल में जो आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ का, और फीमेल में oogenesis के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर ओवम बनेगा। डेफिनेशन काफी आसान है। देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जहां कहीं भी फॉर्मेशन की बात होगी वहां पर जेनेसिस टर्म लगा रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। यहाँ पर जो मैच्योर मेल स्पर्म बना है, जो मेल गैमीट बना है, उसका नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ है, जो कि हैप्लॉइड होता है। फीमेल के ओवरी में जो गैमीट बना है वो ओवम है, जो कि कैसा है? हैप्लॉइड है। अब देखो, मेल में स्पर्मेटोजोआ बन चुका है। अब इस स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफर होगा फीमेल के कहां पर? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होगा, और स्पर्मेटोजोआ कहां पहुंच जाएगा? इसके एम्पुलरी रीजन पर पहुंच जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? एम्पुला के रीजन पर होगा। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला है, जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, वहीं पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। बाकी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही दे रखा है ये, तो हमने यहाँ पर समराइज कर दिया है। चलिए अब क्या होगा? एम्पुला रीजन पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमीट का। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूजन। आफ्टर फ्यूजन जाइगोट बनेगा। अब देखिए, जब जाइगोट बनता है तो स्पर्मेटोजोआ का एन एंड ओवम का एन आएगा, तो जाइगोट कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो वो हो जाएगा डिप्लॉइड। अब देखो, जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज क्या है? एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है, बट यहाँ पर इंटरफेज का ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है, इस वजह से नाम यहाँ क्लीवेज दिया गया है। आगे ये भी हम डिटेल से देखेंगे। देन क्या होगा? जाइगोट में क्लीवेज होगा। 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 सेल्ड स्टेज इस तरह से बनेंगे।
देन फाइनली फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट का। जो एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल से अटैच कर जाते हैं, जिन्हें क्या बोल देते हैं, इम्प्लांटेशन। एंड देन यहाँ गैस्ट्रेशन पीरियड चलेगा, 9 मंथ की प्रेगनेंसी चलेगी, बेबी मैच्योर हो जाएगा एंड फाइनली जो बेबी का बर्थ होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन कहलाएगा। तो आपका क्लियर हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, एक तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, दूसरा है इंसेमिनेशन, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर देखिए आपका एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, ये आपका 4th स्टेप है। The process of formation of embryo from zygote is called embryogenesis. अब ये जो एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल से अटैच कर जाएगा, जिसे हम इम्प्लांटेशन कह देंगे, 5th नंबर का है। देन गैस्ट्रेशन पीरियड चलेगा, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होगी, बेबी के सारे ऑर्गन्स बनेंगे, बेबी मैच्योर हो जाएगा एंड फाइनली बेबी का बर्थ हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, पार्चुरेशन कह देंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया, इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब एनसीईआरटी का एक पेज आप आसानी से रीड करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और वहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, और मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है बाकी सब हो जाएंगे, लाइक एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका फंक्शन क्या होगा मेल में। मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है, जो कि नंबर में 1 पेयर होता है। ये इनका काम क्या है, पहला काम है गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा काम है रिलीज सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्या है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो आइए यहाँ पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। ये पूरा जो डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड है। वो लोकेटेड है पेल्विक रीजन में। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, ये देखिए। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया आ जाएंगे। अब इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, और बाकी जो है सब के सब कैसे हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, बाकी सब के सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है, गैमीट फॉर्मेशन एंड रिलीज सेक्स हार्मोन। वहीं पर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, तो वो क्या है, वहां पर मैचुरेशन, वो गैमीट को मैचुरेशन प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, टेम्परेरी स्टोरेज भी होगा। ये सारे काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के होंगे। तो इस डायग्राम में चलिए देखते हैं। ये देखिए आपको ये दिख रहा है 1 पेयर टेस्टिस है। ये देखिए 2 आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या है, मेल के एसेसरी डक्ट है। डक्ट में इन्हें क्या बोलेंगे, इनके डक्ट में देखिए पूरा आपका दिखाया गया है। लाइक हम लोग इसे बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे कि इसमें से जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर ग्लैंड की बात करें तो हम लोग यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो भी चीजें हैं हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है, टेस्टिस। चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, जो कि टेस्टिस है। अब देखिए जो टेस्टिस है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। नंबर में कितना होता है ये, तो नंबर में 1 पेयर होता है। लोकेटेड कहाँ होता है टेस्टिस, तो स्क्रोटम रीजन में लोकेटेड होता है। क्यों स्क्रोटम में लोकेटेड है, क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है
एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, जो मेल का टेस्टिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। नंबर में कितना होगा, ये 1 पेयर होगा। लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होगा स्क्रोटम में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। शेप की बात करें तो ओवल होगा। लेंथ की बात करें 4 to 5 सेंटीमीटर होगा। एंड विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर फंक्शन की बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन एंड रिलीज सेक्स हार्मोन। वो सेक्स हार्मोन क्या है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है। यहाँ पर ये जो डायग्राम हमने लिया हुआ है, ये देखिए 1 पेयर आपको टेस्टिस दिख रहा है, और ये जो आपको दिखाया गया है ये स्क्रोटम है। देखिए स्क्रोटम 1 होता है बट स्क्रोटल सैक 2 होते हैं। ये जो 2 है स्क्रोटल सैक है, यह पूरा एक स्क्रोटम है, और इनमें देखिए ईच स्क्रोटल सैक में 1 टेस्टिस लोकेटेड है। इस स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस है एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्यों कम है, क्यों जरूरत होती है कम टेम्परेचर का, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लेस टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ये जो कम टेम्परेचर स्क्रोटम का है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये देखिए ये जो डायग्राम हमने लिया है ये टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, एक टेस्टिस है। टेस्टिस में ये जो हमने आपको दिखाया है ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, ये ईच टेस्टिस में सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। तो ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। आइए देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर से बना रखा हमने ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इनमें ये जो आपको दिखाया गया है 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब देखिए जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ओपन कहाँ पर हो रहे हैं, वो ओपन हो रहे हैं इसमें रेटेड टेस्टिस में। अब यहाँ ये वाला रीजन रेटेड टेस्टिस है। रेटेड टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया से होते हुए कहाँ पर ओपन हो जाएगा, एपिडिडाइमिस में। अब देखिए जो एपिडिडाइमिस है वो वास डिफरेंस में ओपन होगा, एंड देन यहाँ से सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आकर मिलेगी, एंड फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है देन यूरेथ्रा में ओपन होगा, देन बॉडी सरफेस पर। ये आपको समझ में आया कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें पाया जा रहा है। 1 to 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने हैं, 250 ईच टेस्टिस में है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब देखिए जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ओपन कहाँ होगा, रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में, देन एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में ओपन होगा। इस वास डिफरेंस से सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आकर मिलेगी, फाइनली बन जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगा यूरेथ्रा में, एंड देन बॉडी सरफेस। अब यहाँ पे हमने नोट किया है ईच टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। टोटल नंबर ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें ईच टेस्टिस में तो 250 to 750 होंगे। हाँ चलिए यहाँ पर एक और हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो स्पर्म का पाथवे है, कौन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर है और कौन यहाँ पर इंट्रा टेस्टिकुलर है। तो इंट्रा टेस्टिकुलर की बात करें तो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से आपका वासा एफ्रेंसिया तक जो है वो इंट्रा टेस्टिकुलर पाथवे होगा, एंड आपका यहाँ वासा एफ्रेंसिया से लेकर के कहां तक, बॉडी सरफेस तक आपका एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर पाथवे होगा। तो यहाँ पर 2 पाथवे हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो है इंट्रा टेस्टिकुलर,
जो इंट्राटेस्टिकुलर है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल टू वासा इफ्रेंसिया होगा। एंड वहीं पर बात करें एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर का, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर पाथवे का वो कहां से कहां होगा, वासा इफ्रेंसिया के कुछ पार्ट से स्टार्ट होगा, ये भी वासा इफ्रेंसिया टू बॉडी सरफेस होगा। अगर पूरे पाथवे की बात करें तो पूरा पाथवे का सीक्वेंस यही होगा। फर्स्ट आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, देन आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल होगा, देन आपका रेटे टेस्टिस होगा, देन आपका वासा इफ्रेंसिया होगा, देन आपका एपिडिडाइमिस होगा, देन आपका 6 नंबर पर वॉस डिफरेंस होगा, देन यहाँ पर वॉस डिफरेंस से माइनर वेस्कर की डक्ट बनेगी, देन आपका बनेगा इजैकुलेटरी डक्ट, एंड इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, एंड देन बॉडी सरफेस। सीक्वेंस यही होगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो 1 to 9 तक का ये सीक्वेंस पूरा पाथवे लिख सकते हैं, जिसमें से इंट्राटेस्टिकुलर सेमिनिफेरस टिब्यूल टू वासा इफ्रेंसिया होगा, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर वासा इफ्रेंसिया टू बॉडी सरफेस होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। अगर सेमिनिफेरस टिब्यूल के ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। आपको जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे ईच टेस्टिस में 250 क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। यहाँ पर यह देखिए एक टेस्टिकुलर लोब्यूल हमने बना रखा है। यहाँ पर बीच में जो आपको 3 दिखाया गया है ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये आपके क्या है, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसमें 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर लिया है सेमिनिफेरस टिब्यूल का। अब देखिए जो ये जो आपको यहाँ पर 3 दिख रहे हैं ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की लाइनिंग कौन बनाती है, जर्म सेल बनाती है और सर्टोली सेल बनाती है। ये देखिए ये आपको जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये जर्म सेल है, और यहाँ पर जो व्हाइट कलर से दिखाया गया है ये सर्टोली सेल है। और यहाँ पर देखिए सेमिनिफेरस टिब्यूल के इधर का जो स्पेस है, बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसमें लेडिंग सेल पाया जाता है। बेसिकली हमें यहाँ पर 3 सेल का बात ध्यान देना है। सेमिनिफेरस टिब्यूल की लाइनिंग कौन बना रहा है यहाँ पर, तो उसकी लाइनिंग बना रही है सर्टोली सेल एंड जर्म सेल। जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जा रही है वो लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल पाई जा रही है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती है जो कि क्या है, WBC है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो जर्म सेल है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके अंदर का जो सेल है वो जर्म सेल है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया है यही क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करती है, वो करती है स्पर्मेटोगोनिया, यही फॉर्मेशन करती है स्पर्म का। अब देखिए ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन तो ये कर देती हैं, लेकिन इस स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये जो सर्टोली सेल है, ये जो नर्स सेल है। ये जो नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल है वो क्या करती है, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इस जो डेवलपिंग स्पर्म है इसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगी, सर्टोली सेल। स्पर्म कौन बना रहा होगा, तो वो स्पर्मेटोगोनिया बना रही होगी, जर्म सेल बना रही होगी। और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो इंटरस्टिशियल सेल है या फिर लेडिंग सेल है ये सिक्रीट कर रही होगी एंड्रोजन को, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कौन करती है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन करती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो GnRH है उसका क्या इफेक्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आकर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशन करवा देती है FSH और LH का। जो FSH है वो जा करके कहां पर लगता है, मेल के सर्टोली सेल पर लगता है, और जो LH है वो मेल के लेडिंग सेल पर लगता है। लेडिंग सेल पर लगता है तो ये एंड्रोजन का सिंथेसिस करवा देता है, और एंड्रोजन किसमें हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में।
अब वहीं पर बात करते हैं FSH का, वो एक्ट करता है सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल क्या करती है, इस स्पर्मेटिड्स को, ये जो स्पर्मेटिड्स है अभी इमेच्योर है, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तब ये मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होती है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कौन करवा रहा है, वो सर्टोली सेल करवा रही है, और सर्टोली सेल पर कौन सी हार्मोन का एक्शन हो रहा है, तो FSH का। L फॉर लीडिंग सेल, L फॉर LH का एक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सारी चीजें हमने उतना ही नोट किया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स को। जो मेल एसेसरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथर या फिर काउपर्स ग्लैंड। यहाँ पर बात करते हैं इन तीनों ग्लैंड में कौन यहाँ अनपेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है, एंड बाकी की जो सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथर ग्लैंड या काउपर ग्लैंड है वो कैसी होंगी, पेयर्ड होंगी। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होती है, बल्बोयूरेथर या काउपर ग्लैंड वो भी पेयर्ड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड चेस्ट नट शेप का होता है, एंड वहीं पर सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो ये ट्यूब्यूलर होता है एंड कॉइल्ड ग्लैंड होता है। बल्बोयूरेथर की बात करें तो ये पी साइज का होता है। अब बात करते हैं इन तीनों ग्लैंड के लोकेशन का। यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कहाँ पर लोकेट करती हैं, ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बेस पर लोकेट करती हैं, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को सराउंड करती हैं, सराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। वहीं पर बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल का, तो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, बिहाइंड द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे होती हैं। एंड बल्बोयूरेथर की बात करें, ये यूरेथ्रा के एडजेसेंट होती हैं और पेनिस के बेस पर होती हैं। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, लोकेशन को यहाँ हमने बना रखा है। ये देखिए आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिहाइंड कौन है, आपको दिखाया गया है, सेमाइनल वेसिकल है। यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर देखो किसे दिखाया गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा के एडजेसेंट में किसे दिखाया है, बल्बोयूरेथर या फिर काउपर्स ग्लैंड को दिखाया गया है। चलिए बैक में आते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों का जो फ्लूइड है उनका नेचर कैसा है। प्रोस्टेट का जो फ्लूइड है वो स्लाइटली एल्कलाइन होगा, सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथर का भी जो फ्लूइड है वो एल्कलाइन होगा। बात करते हैं प्रोस्टेट का सिक्रीशन का, जिसमें कैल्शियम आयन होगा, फॉस्फेट आयन, क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट होगा और फाइब्रोलाइसिन प्रेजेंट होगा। सेमाइनल वेसिकल की बात करें तो इसमें फ्रक्टोज होते हैं, आइनोसिटॉल होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। बल्बोयूरेथर की बात करें तो ये क्या करती है, यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं और लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो पॉइंट आपका एनसीईआरटी में है, कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड है, और एक आपको ध्यान रखना है कि इनका जो लोकेशन है वो क्या होगा, एंड इसके जो ये कंपोनेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके जो सेमाइनल वेसिकल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा एंड प्रोस्टेट में क्या प्रेजेंट होगा। देखिए ये हमने यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लैटरल व्यू बनाया हुआ है। ये देखिए मेल का क्या है, स्क्रोटम है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड है। अब यहाँ पर ये वाला जो आपको दिखाया गया है एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में ओपन हुआ और वास डिफरेंस से अब देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर पर एक लूप बना रहा, जो वास डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर पर एक लूप बना रहा है, एंड देन फिर सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आकर मिल रही है, फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट बन रहा है। अब इजैकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन हुआ, आपका वो यूरेथ्रा में ओपन हुआ, देन यूरेथ्रा से आउटसाइड। अब देखिए ये जो दिखाया गया है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है जो कि पेनिस है, ये बीच में यूरेथ्रा को दिखाया गया है। ये जो यहाँ पर ये जो स्वालिन वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस, और इनके ऊपर जो लूज स्किन है ये क्या है, फोर स्किन होती है। आपको समझ में आया। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड सेमाइनल वेसिकल है, इसके बेस पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके एडजेसेंट में बल्बोयूरेथर या फिर काउपर्स ग्लैंड है। अब बात करते हैं
स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ पर होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। जैसा कि हमने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो जर्म सेल है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, वही स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। कितने दिन की जरूरत होती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, 64 to 74 डेज की जरूरत होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी में, और कब तक चलता रहता है, जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो जाती। पूरे लाइफ इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। एंड वहीं पर बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो इन्हें 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। 3 फेजेज है यहाँ पर। अब वहीं पर बात करते हैं ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये देखिए, ये जो हमने बना रखा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसकी जो लाइनिंग बना रही है ये कौन है, जर्मिनल एपिथेलियम है। इसके सेल को जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, ये अपने नंबर को बढ़ाती है। एंड देन इसमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रो कर जाएगी और जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब बात आता है जो स्पर्मेटोगोनिया है वो हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। एंड जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो भी कैसे होती है, 2n होती है। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, हैप्लॉइड हो जाएगा, ये भी n रहेगा और ये भी n रहेगा। अब यहीं पर बात करते हैं जब सेकंड मियोसिस होता है, जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं एंड 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो 4 बनेंगे। एंड 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। एंड देन अब देखिए जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। इसलिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रह जाता है। स्पर्मेटिड्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या होगा, n और n होगा। अब देखिए मेल में जो 2n का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मेल में 2n की बात करें तो क्या होगा, 2n इक्वल टू 44 प्लस XY। मेल में जो क्रोमोसोम है यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, चाहे स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो क्या होगा, 2n इक्वल टू 44 प्लस XY। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। पेयर की बात करें तो 23 पेयर, 44 ऑटोसोम होंगे एंड 1 पेयर यहाँ पर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम है। मेल का सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y है। जब 2n से n बना यहाँ पर देखिए तो इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या 22 प्लस X, और यहाँ पर क्या होगा, एक होगा यहाँ पर 22 प्लस Y। यहाँ पर अगर ये 22 प्लस X है तो ये 22 प्लस Y होगा। अगर ये 22 प्लस Y होगा तो ये 22 प्लस X होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना। इनमें देखिए ये जो दोनों वाले होंगे ये 22 प्लस X होंगे और ये दोनों जो होंगे वो 22 प्लस Y होंगे। अब फाइनली देखिए यहाँ पर 4 स्पर्मेटोजोआ बन गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन यहाँ पर हैप्लॉइड है, कौन यहाँ पर डिप्लॉइड है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होते हैं,
इसके अलावा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में मियोसिस सेकेंड होगा तो स्पर्मेटिड्स बनेगा। स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। जिसे आपको ध्यान देना है, आप देखिए वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, बट वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से 2 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर समझ में आया? ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये कौन सा फेज है? ये मल्टीप्लीकेशन फेज है। मल्टीप्लीकेशन फेज में यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा होगा, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड कर रही होगी और अपने नंबर को बढ़ा रही है। और यहाँ पर देखिए ग्रोथ फेज है ये वाला, जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बना, और ये है मैच्योरेशन फेज। तो क्लियर हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने एक डायग्राम ले रखा है स्पर्मेटोजोआ का। चलिए भाई पानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करें। हाँ, तो ये देखिए मैच्योर स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ स्पर्मेटोजोआ का। ये देखिए स्पर्मेटोजोआ के कितने पार्ट होते हैं? इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल होते हैं। इसका जो हेड है इस पर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। देखिए ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम, जिसमें एंजाइम फिल्ड होता है जो एग के पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। एंड वहीं पर बात करते हैं इसके हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिनमें क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। ये देखिए नेक रीजन है जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ये देखिए मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि कैसी है? स्पाइरली अरेंज्ड होती है, और यही क्या है? इसके एनर्जी का सोर्स है। ये जो आपको दिखाया गया है ये टेल है। इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सीमन का। सीमन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सीमन में सेमाइनल प्लाज्मा होता है और स्पर्मेटोजोआ होता है। सेमाइनल प्लाज्मा में किसका किसका सिक्रीशन होगा? इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, सेमाइनल वेसिकल का होगा एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन को सेमाइनल प्लाज्मा में रहेंगे। एंड इसमें स्पर्मेटो देखो 90% सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ग्लैंड का सिक्रीशन रहता है, और 10% स्पर्मेटोजोआ रहता है। स्पर्म काउंट की बात करें तो पर इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन होता है। 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन स्पर्म का काउंट रहता है। अब बात करते हैं कि कितने स्पर्म यहाँ पर नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे, कितने एबनॉर्मल होंगे, और कितने यहाँ पर विग्रस मोटिलिटी शो कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कि ये पूरा हमने 100% मान लिया, इसका जो है 40% एबनॉर्मल होगा। इस पूरे का देखो, इस पूरे का ये जो 40% है इधर वाला वो एबनॉर्मल है, और बाकी का 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का है। और इस 60% का जो 40% है वो कैसा है? वो विग्रस मोटिलिटी शो करता है। मतलब इस पूरे का 40% एबनॉर्मल है, बाकी 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का है, और इस 60% में से जो 40% है वो विग्रस मोटिलिटी शो करता है। तो आपको क्लियर समझ में आया? चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये जो आपका डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये देखिए ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी कहाँ पर लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। जबकि आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था वो भी कहाँ लोकेटेड था, मेल के पेल्विक रीजन में था। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या होंगे, 1 पेयर ओवरी होगा, 1 पेयर ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होगा, 1 यूटेरस, 1 सर्विक्स, 1 वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड 1 पेयर मैमेरी ग्लैंड होगा। ये देखिए, ये पूरे डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए 1 पेयर ये ओवरी दिखाई गई है, 2 यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, एक ये है और एक ये है। एंड यहाँ पर ये देखिए बीच में ये क्या यूटेरस दिखाया गया है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। इसको अभी आगे हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवरी का। ये देखिए जो ओवरी है फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। वहीं पर बात करते हैं मेल में, तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब बात यहाँ पर करते हैं ओवरी की, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका भी 2 काम होगा। पहला क्या, गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा रिलीज सेक्स हार्मोन। बात करते हैं पहले ओवरी के नंबर का, ये नंबर में 1 पेयर होती है। लोकेशन क्या है, ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के ईच साइड में प्रेजेंट होगा कौन, ओवरी। अब यहीं पे बात करते हैं इसके लेंथ का, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा। अटैचमेंट इसका क्या होता है, ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। इनके फंक्शन की बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन एंड रिलीज सेक्स हार्मोन, ये रिलीज करती है कौन कौन सा सेक्स हार्मोन, एक का तो नेचर स्ट्रैडल होगा और दूसरे का प्रोटीनेसियस होगा। स्ट्रैडल हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोटीनेसियस हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करती है, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट हमें यहाँ डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया है। ये जो आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है ये ओवरी का डायग्राम है। देखिए ये जो ओवरी है ये अटैच है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से बाय द हेल्प ऑफ मेसोबैरियम। जो ओवरी है इसे इनक्लोज कर रहा है एक एपिथेलियम। देखिए ये जो ओवरी है इसकी लाइनिंग कौन बना रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम बना रही है। और ये जो इसके बीच में ये जो स्पेस पाया जा रहा है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवरी के 2 पार्ट होते हैं, ये जो आउटर वाला है इसे पेरिफेरल वाला कॉर्टेक्स कहेंगे, जो इनर वाला होता है वो मेडुला कहेंगे। अब ये देखिए ये इसका क्या है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा को ही डिवाइड किया गया, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, ओवरी की लाइनिंग कौन बना रही है, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके बीच का ये जो स्पेस है इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा का जो पेरिफेरी वाला पार्ट है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, और जो इनर वाला पार्ट है वो क्या है, मेडुला है। अब बात करते हैं oogenesis का। हाँ, oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। The process of formation of mature female gamete is called oogenesis। अब बात करते हैं oogenesis इनिशिएट कब होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। oogenesis कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। हाँ, एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एक कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। एक कपल ऑफ मिलियन किसकी बात कर रहा है, 2 मिलियन की बात कर रहा है। एक कपल ऑफ मिलियन का मतलब 2 मिलियन। 2 मिलियन गैमीट मदर सेल कब बन चुके होते हैं, जब बेबी माँ के पेट में होता है। जो फीमेल है जब वो माँ के पेट में होती है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, वहां पर 2 मिलियन गैमीट मदर सेल ओगोनिया बन चुका होता है। ओगोनिया क्या है, ये फीमेल का गैमीट मदर सेल है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी बनना होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में बन चुका होता है। आफ्टर बर्थ ना तो मोर ओगोनिया यहाँ पर एडेड नहीं होती है। देखिए ये कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर ओगोनिया फॉर्म्ड आर एडेड आफ्टर बर्थ।
oogenesis may be divided into 3 phases. यूजेनेसिस को भी 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. ये देखिए, ये जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है oogenesis की पूरा प्रोसेस दिखाया है. ये जो है फीमेल की ओवरी है. इसकी लाइनिंग कौन बना रही है? जर्मिनल एपिथेलियम बना रही है, जिसे जर्म सेल बोलते हैं. देखिए, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, चाहे मेल की हो या फीमेल की हो, क्यूबॉइडल होती है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो. अब देखिए, जो जर्म सेल है ये क्या यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा होगा एंड मोर नंबर ऑफ उगोनिया यहाँ पर बनती. जो यहाँ पर 2 मिलियन उगोनिया कब बन चुकी होती है? इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, जब बेबी माँ के पेट में होता है. आफ्टर बर्थ यहाँ पर कोई भी उगोनिया नहीं बनती है. अब देखिए, इसमें से कोई एक उगोनिया साइज में ग्रो करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte. मतलब जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया. अरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है, ये साइज में जितना ग्रो करना था उतना ग्रो कर गया है, ये और ज्यादा साइज में ग्रो नहीं करेगा. एनसीईआरटी की लाइन है, प्राइमरी oocyte कहां पर अरेस्ट हो गई है? प्रोफेज फर्स्ट में. अब देखिए, जो प्राइमरी oocyte है उसमें फर्स्ट मियोसिस होगा, देन सेकेंडरी oocyte बनेगा एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी. अब देखिए, जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस सेकेंड होगा एंड देखो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कब होता है? आफ्टर ओवुलेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और क्या बन जाएगा? ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी. ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी. अब यहां पर भी बात आता है कि कौन हैप्लॉइड है और कौन डिप्लॉइड. यहाँ पर जो उगोनिया होती है ये डिप्लॉइड होती है और प्राइमरी oocyte में यहाँ पर कैसी होगी? डिप्लॉइड. और जो सेकेंडरी oocyte है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. क्या होगा? ये n होगा. फिर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा एंड देन ये जो आपका ओवम बना है ये भी हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? तो हैप्लॉइड. यहाँ पर देखिए सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे. ओवोनिया की बात करें, 2n की बात करें तो 20 नंबर के फॉर्म में लिखते हैं. 44 प्लस x और x टाइप के होंगे. 44 ऑटोसोम होंगे एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा. यहाँ भी यही होगा, 44 प्लस XX होगा. बाकी यहाँ सेकेंडरी oocyte में क्या होगा? यहाँ पर 22 प्लस x होगा और यहाँ पर भी 22 प्लस x होगा और यहाँ भी क्या होगा? 22 प्लस x. देखिए, यहाँ पर जो गैमीट बन रही है वो एक ही टाइप की बनेगी, 22 प्लस x बनेगी. जबकि मेल में जो गैमीट बनता है 2 टाइप का बनता है, 22 प्लस x टाइप भी बनेगा और 22 प्लस y टाइप भी बनेगा. अब बात आती है कि जो आने वाली जनरेशन है वो मेल होगा या फीमेल होगा. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मेल गैमीट होगा. फीमेल गैमीट में एक ही टाइप का है तो वो नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा. अभी मेल में 2 टाइप का है, एक्स एंड वाई टाइप का 6 क्रोमोसोम है. वही आने वाली जनरेशन सन हो गई या डॉटर होगा तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फादर रिस्पॉन्सिबल होगा. अब देखिए, यहां पर हमने डायग्राम बना रखा है. यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है ये देखिए, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. ये ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन हमने बनाया हुआ है. एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ, बट बहुत क्लियर डायग्राम तो नहीं बनाया है, बट इसके हर एक लेयर और हर एक फॉलिकल को उसने लिखा हुआ है. यहाँ पर हम लोग हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिलती चली जाएंगी. तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या होगा, आइए देखते हैं. यहाँ पर देखिए
2 मिलियन ओगोनिया फॉर्म इन ईच फीटल ओवरी। ईच फीटल ओवरी में कितना ओगोनिया बन गया होगा? 2 मिलियन। अब देखिए जब इस आफ्टर बर्थ, देखिए आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद प्यूबर्टी तक ईच ओवरी में कितनी ओगोनिया बच जाती हैं? तो कितनी ओगोनिया बच जाती हैं? 60,000 से 80,000 ओगोनिया बचती हैं। मीन्स की कितनी ओगोनिया फीटल स्टेज में बन चुकी होती हैं, इंट्रायूटेराइन लाइफ में बन चुकी होती हैं? तो 2 मिलियन। प्यूबर्टी तक जाते जाते सिर्फ 60,000 से 80,000 ओगोनिया ही बचती है। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब देखिए इस ओगोनिया पर एक लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा कोई, तो इसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। ये जो ओगोनिया है इसके सराउंडिंग एक लेयर ग्रैनुलोसा की आ जाती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। अब देखिए हाँ, इसके बाद देखिए 60 से 80,000 प्यूबर्टी तक बचती हैं जो ओगोनिया है। अब इसमें जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सारे चेंजमेंट होते हैं। जब प्यूबर्टी आ जाती है ड्यूरिंग हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारी चेंजमेंट होती हैं। अब देखिए ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके सराउंडिंग में 2 से 3 लेयर और ग्रैनुलोसा की आ जाती हैं और एक लेयर यहाँ पर थीका की आ जाती है। अब देखिए इसमें इनर वाली ये हमने ग्रीन कलर से जो बनाया ग्रैनुलोसा की लेयर है, ये जो आउटर वाली है ये थीका की लेयर है। अब देखिए फिर क्या, ये इसे हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कब कहा? जब ओगोनिया में एक लेयर ग्रैनुलोसा की आ गई तो हमने प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, और जब यहाँ पर 2 to 3 लेयर ग्रैनुलोसा की एंड 1 लेयर थीका की आ गई तो हमने इसे सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। अब देखिए ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये कैसे पहचानेंगे? अब देखिए ये बीच में इसे हम क्या बोलने लगते हैं? ये प्राइमरी oocyte बोलने लगते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये टर्सरी फॉलिकल को आप कैसे पहचानेंगे? जो यहाँ पर थीका की लेयर थी आउटर वाली थीका एक्सटर्ना बन गई और इनर वाली थीका इंटरना। अब देखिए ये बीच में आपके ग्रैनुलोसा की लेयर यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक कैविटी आपको दिख रही है जिसे एंट्रम कहते हैं। ये है आपके टर्सरी फॉलिकल कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर एक कैविटी दिखने लगेगी। अब इस टर्सरी फॉलिकल को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कब कहेंगे? जब ये कैविटी ये साइज में बड़ी हो जाती है और जो अंदर ये ग्रैनुलोसा की लेयर होती है ये मॉडिफाइड हो करके इनर वाली क्या बना लेती है? कोरोना रेडिएटा बना लेती है। अब देखिए ये जो इनर वाली है ये रेड कलर से हमने बनाया, सेकेंडरी oocyte है। इसके जस्ट ऊपर जोना पेलुसिडा है एंड इसके जस्ट ऊपर ये कोरोना रेडिएटा है और ये थीका एक्सटर्ना है और ये थीका इंटरना है। ये है फाइनली बन गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में यहाँ पर प्राइमरी oocyte कहेंगे और इस टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में हम इसे क्या बोल दे रहे हैं? सेकेंडरी oocyte। अब देखिए एलएच का यहाँ पर क्या है? एलएच यहाँ पर बढ़ जाएगा, एलएच का सिक्रीशन। फाइनली ये जो यहाँ से टर्सरी फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएंगे और यहाँ से ओवुलेशन होगा और इतना का अंदर का जो पूरा पार्ट है कोरोना रेडिएटा से अंदर तक का वो कहाँ आ जाएंगे? ओवरी के बाहर आ जाएंगे। अब देखिए ये जो इतना पार्ट तो बाहर आ गया, इतना पार्ट तो ओवरी से बाहर आ गया। अब ये जो रेमनेंट बचा ग्राफियन फॉलिकल का ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? कार्पस ल्यूटियम में। अब देखो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये वेट करेगा प्रेगनेंसी हो जाए, अगर मदर कंसीव कर जाएगी तो ये क्या सिक्रेट करेगी? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इस सेकेंडरी oocyte का तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगी और ये फाइनली किसमें चेंज हो जाएगी? कार्पस एल्बिकेंस में, और जो सेकेंडरी oocyte ये भी डिजनरेट कर जाएगी। देखिए क्या क्या बाहर आया है ओवरी के? सेकेंडरी oocyte है, ये इनर रेड कलर हमने बनाया है। इसके जस्ट बाहर जोना पेलुसिडा है और इसके जस्ट बाहर कोरोना रेडिएटा। इतनी चीजें बाहर आती है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। ठीक है, अब आप लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे तो चीजों को काफी अच्छे से समझ पाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ओवरी होता है। और मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है बाकी सब आ जाएंगे, चाहे फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे ओविडक्ट हो, चाहे एसेसरी ग्लैंड हो, चाहे यूट्रस, सभी चीज जो है सबके सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की बात करते हैं। ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का। जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 10 to 12 सेंटीमीटर होती। कहां से कहां तक ये एक्सटेंड करती है? तो ये पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है। कहां से कहां तक? जो पेरिफेरल ओवरी है वहां से यूट्रस तक फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड करती है। अब यहीं पे बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को डिफरेंशिएट किया गया है 3 पार्ट में, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं पहले इसको, जो यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रखा था। ये देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमने क्या बोला कि इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? पहला तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। ये लेंथ इसकी कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही है? इस ओवरी के पेरिफेरी से यूट्रस तक ये एक्सटेंड कर रही है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट है। जो सबसे क्लोजर है ओवरी का, जो फर्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, वो इनफंडिबुलम है। जो लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो इस्थमस है। जो इनफंडिबुलम होता है ये फनल शेप का होता है और इसके एज पर ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन पाया जा रहा है इसे क्या बोलते हैं? ये है फिम्बरी। इनफंडिबुलम के एज पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जा रहा है इसे फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी का काम क्या होता है? ओवरी से जैसे ही ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है, वो कहां पर आता है? बॉडी कैविटी में आता है, सीलोम में आता है। तो फिम्बरी उसे कलेक्ट कर लेती है और कहां जाएगा वो? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला में जाएगा। जो एम्पुला होता है ये मोस्ट वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। एंड देन एम्पुला के बाद आपका इस्थमस आ जाएगा। इस्थमस मोस्ट नैरोअर पार्ट होता है एंड क्लोजर होता है किसके? यूटेरस के। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये सारी चीजें। इनफंडिबुलम फनल शेप होती है, क्लोजर टू द ओवरी होती है। एजेज, जो इनफंडिबुलम की एजेज है वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं? फिम्बरी। इसका काम क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। इनफंडिबुलम कहां से कहां तक लीड्स करती है? ये वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसे कहते हैं एम्पुला में। इनफंडिबुलम कहां पर ओपन होगी? एम्पुला। एम्पुला वाइडर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। फर्टिलाइजेशन भी कहां होगा? एम्पुला में होगा। जो इस्थमस है ये लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का। इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है एंड ये किससे ज्वाइन होता है? यूटेरस से। क्लियर हुआ फीमेल का ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरस का। जो फीमेल का यूटेरस होता है अगर उसकी बात करते हैं तो वो इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। जो यूटेरस है वो इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है। यूटेरस सिंगल होता है, इस वजह से इसे वॉर्म भी बोला जाता है। यूटेरस को हिस्टेरा भी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। अगर यूटेरस के अटैचमेंट की बात करें तो ये लिगामेंट के हेल्प से अटैच होता है। यहाँ पर सब आपका नोट है, देखिए शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पीयर शेप का। अटैचमेंट होता है पेल्विक वॉल से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। यूटेरस सिंगल होता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? वॉर्म कहते हैं। यूटेरस ओपन होता है वेजाइना में किसके थ्रू? एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। जो सर्विक्स है वो नैरो होता है। सर्विक्स के
कैविटी को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना को एक साथ क्या बोलते हैं? तो बर्थ कैनाल कहेंगे। अब वहीं पर बात करते हैं यूटेरस की वॉल का। जो यूटेरस की वॉल है वो 3 लेयर की बनी होती है। जो आउटर वाली लेयर है, जो एक्सटर्नल है, वो पेरीमेट्रियम होती है। मिडिल वाली मायोमेट्रियम। चलिए एक बार यहां से हम लोग फिर से देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है ये यूटेरस है। तो यहाँ पर ये जो स्थमस है आकर के किससे ज्वाइन हो रहा है? यूटेरस से। यूटेरस में ये फैलोपियन ट्यूब के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है इसे यूटेराइन फंडस कहते हैं। इस पूरे को यूटेराइन बॉडी कहते हैं और बीच में ये जो है इसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। तो मोस्टली ज्यादातर बात करें इम्प्लांटेशन का तो वो फंडस रीजन में होता है। फंडस रीजन कौन सा पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब के जस्ट ऊपर वाले को फंडस कहेंगे। अब देखिए जो यूटेरस है ये 3 लेयर की बनी होती है। जो एक्सटर्नल वाली है, ये जो एक्सटर्नल वाली लेयर है इसे पेरीमेट्रियम कहेंगे। जो मिडिल वाली लेयर है इसे मायोमेट्रियम कहेंगे। जो इनर वाली लेयर है इसे एंडोमेट्रियम कहेंगे। जो मायोमेट्रियम होती है वो थिक होती है, जो पेरीमेट्रियम होती है वो कैसी होती है? तो थिन होती है। और एंडोमेट्रियम कैसी होती है? ग्लैंडुलर होती है। देखिए यहाँ पर जो यूटेरस का शेप है वो कैसा आपको दिख रहा है? इन्वर्टेड पीयर शेप का, सिंगल, इस वजह से ओवम कहते हैं। यूटेरस किसमें ओपन हो रहा है? वेजाइना में। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। सर्विक्स क्या है? एक नैरो ल्यूमेन है। अब देखिए ये जो इसकी कैविटी है सर्विक्स की उसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद वेजाइना को क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। चलिए अब हम लोग आगे पहुंचते हैं जहां थे। ये देखिए यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम होगी जो कि थिन मेम्ब्रेनस होती है। मिडिल मायोमेट्रियम होती है जो कि थिक लेयर होती है। जो इनर है वो एंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर होती है और यूटेराइन कैविटी की लाइनिंग बनाती है। एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंजेस होती हैं जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसीड करती है। अब यहाँ पर देखिए जो मायोमेट्रियम में है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी के डिलीवरी के टाइम में जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मिडिल वाले लेयर में होती है। मिडिल लेयर कौन सी है? मायोमेट्रियम है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ये हमने पूरा हर एक पॉइंट एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये देखिए फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड और क्या होती है यहाँ पर? तो हाइमेन है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है? ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया ये है मॉन्स प्यूबिस है जो कि कैसा होता है? फैटी होता है, कसन लाइक होता है। एंड यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है ये आउटर वाली ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। जो लेबिया मेजोरा होती है ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होती है। पेयर्ड फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू है ये जो सबसे आउटर वाली आपको दिखाया गया है। एक फोल्ड ये है और एक फोल्ड ये है। दो पेयर फोल्ड है किसका? टिश्यू का। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है ये है लेबिया माइनोरा। देखो लेबिया माइनोरा भी पेयर्ड है। एक तो ये होगा लेबिया माइनोरा और एक ये होगा लेबिया माइनोरा। अगर कहता है कि पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू तो लेबिया माइनोरा होगा। अगर कहेगा पेयर्ड फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू तो लेबिया मेजोरा की बात कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया ये क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस कहाँ पर पाया जाता है? ये लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर पाया जाता है। और क्या ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है।
ये यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है, हमने ये जो कलर किया, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया है इसे क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। इस वेस्टिब्यूल में किसकी किसकी ओपनिंग हो रही है? यूरेथ्रा की ओपनिंग हो रही है। और किसकी ओपनिंग हो रही है? तो वेजाइना की ओपनिंग हो रही है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस कहेंगे। देखिए इस यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर क्या पाई जा रही है? क्लाइटोरिस पाई जा रही है। कहां पर? लेविया माइनोरा के जंक्शन पर पाई जा रही है। कहां पर और कह सकते हैं? एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये कैसी स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस? तो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर देखिए ये जो बर्थोलिन ग्लैंड है इसकी भी ओपनिंग कहां पर हो रही है? यहाँ पर इसकी ओपनिंग वेजाइनल ऑरिफिस में ना होकर के कहां हो रही होती है? वेस्टिब्यूल में हो रही होती है। ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है ये कवर्ड होता है पार्शियली बाय हाइमन। जो हाइमन है देखिए ये टर्न हो जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस हाइमन टर्न हो जाता है। या फिर इसके अलावा लाइक कोई जर्क हो या फिर कोई स्पोर्ट पर्सन हो तब भी ये हाइमन टर्न हो जाता है। इस वजह से ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि ये जो फीमेल है इसे ये सेक्सुअली एक्टिव है या फिर इसे सेक्सुअल इंटरक्वाइटस का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है कि पहला क्या है? हाइमन कब कब ब्रेक होता है? हाइमन इज टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस। फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पर हाइमन टर्न हो जाता है। आल्सो ब्रोकन बाय या सडन फॉल और जल्ट। या तो सडन गिरने या झटका लगने से भी ये टूट सकता है, या फिर कोई वेजाइनल टैम्पन का इंसर्शन हुआ हो, लाइक कोई किसी को कोई बीमारी हुआ हो जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला गया हो, इसके वजह से भी वो हाइमन टर्न हो सकती है। या फिर कुछ स्पोर्ट्स लाइक चाहे हॉर्स बैक राइडिंग हो या फिर साइकिलिंग, जो लोग घुड़सवारी करते हैं या साइकिलिंग करते हैं उनमें भी टर्न हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी वोमेन जिनका जो हाइमन है वो परसिस्ट करता है आफ्टर क्वाइटस। कुछ ऐसे भी हाइमन होते हैं जो आफ्टर क्वाइटस भी क्या परसिस्ट करता है। इस वजह से देखिए इन फैक्ट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना एनसीईआरटी का ही पूरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड। आप लोग पहले से जानते हैं जो मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना मैमेलिया का एक्सक्लूसिव फीचर है। किसका मॉडिफिकेशन है मेमोरी ग्लैंड? तो ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा एंड ग्लैंडुलर टिश्यू होगा। आइए देखते हैं, ये जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है ये मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है। जो मेमोरी ग्लैंड है देखिए किसका मॉडिफिकेशन है? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। जो एक्सक्लूसिव फीचर होता है किसका? क्लास मैमेलिया का। मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना एक्सक्लूसिव फीचर होता है क्लास मैमेलिया का। बात करते हैं ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का, तो उसमें क्या क्या होता है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर मेमोरी लोब होता है। आइए देखते हैं इस डायग्राम को समझते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है? रिब्स है। रिब्स के बीच में मसल्स को दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये जो बीच में मसल दिखाया गया है ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। ये जो आपको दिखाया गया है ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। ईच मेमोरी ग्लैंड में कितने मेमोरी लोब होते हैं? तो 15 to 20 मेमोरी लोब होते हैं। अब देखिए मेमोरी लोब में ये आपको क्या दिखाया गया है? मेमोरी एल्वुलाई दिखाया गया है। अब देखिए ये जो एल्वुलाई हैं ये सब, ये जो एल्वुलाई हैं ये ओपन किस में हो रहे होंगे? देखिए ये जो एल्वुलाई है ये मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन हो रहा है। अब देखिए जो बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल हैं वो मेमोरी डक्ट में ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे मेमोरी डक्ट एम्पुला में ओपन हो रहे हैं। एम्पुला कहाँ पर ओपन हो रहा है? लैक्टिफेरस डक्ट में। एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ पे? निप्पल। देखिए ये आपका पाथवे यहाँ पर हमने लिख रखा है। ईच ब्रेस्ट में मेमोरी लोब कितना होता है? 15 to 20 होता है।
इसमें क्लस्टर ऑफ सेल पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई ओपन कहाँ पर हो रहा है, देखो एल्वुलाई ओपन हो रहा है मेमोरी ट्यूब्यूल में, एंड मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ ओपन होगा, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट एम्पुला में, एम्पुला लैक्टिफेज डक्ट में, एंड देन फाइनली निप्पल। नेक्स्ट बात करते हैं मैमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दो टाइप का होता है, एक तो होगा स्ट्रेस साइकिल होगा और एक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स क्या है, मैन है, एप है और आपका कौन है, देखिए मंकी है। मंकी, एप एंड ह्यूमन ये क्या है, प्राइमेट्स हैं। नॉन प्राइमेट्स में आपके कौन कौन आ जाएंगे, काऊ, बफेलो एंड गोट आ जाएंगे। अब बात करते हैं ऑनसेट या बिगिंस एट, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होती है, ये प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी का जो यहाँ पर ईयर है ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसी के आसपास होता है, 10 to 14 ईयर प्यूबर्टी का होगा। एंड देन कब तक वो चलता है, फिर रिप्रोडक्टिव एज तक चलता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग को मेनार्चे कहते हैं एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे, जो कि मेनोपॉज एनसीईआरटी में दिया है 50 साल के एज में हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं ये जो साइकिल रिपीट होती है 28 या 29 डे पर रिपीट होती है, एनसीईआरटी का डेटा यहाँ पर हम लोग लिए हैं, ये वेरिएशन भी हो सकता है। बात करते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेज है, तो 4 फेजेज है। पहला मेंस्ट्रुअल आर ब्लीडिंग फेज होगा एंड दूसरा आपका प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज होगा, तीसरा आपका ओवुलेटरी होगा, चौथा आपका ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज होगा। यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम ले रखा है इसके हिसाब से समझते हैं, ये आपका फर्स्ट डे है और ये पूरा चलने के बाद ये आपका 28th डे है। हमने यहाँ पर 28th डे का साइकिल लिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट टू फिफ्थ, पहला जो आपका मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज है वो फर्स्ट टू फिफ्थ डेज का होता है। ब्लीडिंग फेज एनसीईआरटी में लिखा है 3 to 5 डेज, मतलब जो ब्लीडिंग फेज है 1 से 3 दिन हो सकता है, 1 से 4 दिन हो सकता है, 1 से 5 दिन हो सकता है। अब वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, वो कहां से कहां तक होगा, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज 6 to कितने दिन तक होगा, 14th डे तक रहेगा। और 14th डे में क्या हो रहा है, आपका ओवुलेटरी फेज है, 14वें दिन ओवुलेशन होता है। एंड देन आफ्टर ओवुलेटरी फेज आपका कौन सा आ जाएगा, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। बाकी आपका ये जो 14th डेज है ये ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज है जो कि फिक्स होता है। इसके अलावा चाहे ब्लीडिंग फेज हो या फिर फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज हो या ओवुलेटरी फेज हो, ये सब में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर कोई टाइम फिक्स है तो वो है ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। अगर हमें ओवुलेशन डे निकालना है तो जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो उसमें से हम 14 को माइनस कर देंगे, देन हमें ओवुलेशन डे मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ये एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हुआ है, इस तरह से समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम एनसीईआरटी का लिया हुआ है। ये आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये डेज है, ये आपके यूटेराइन इवेंट्स हैं, ये आपके कौन सा है, ओवेरियन हार्मोन का लेवल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो आपका दिखाया गया है ये ओवेरियन इवेंट्स है, ओवरी में जो इवेंट्स चल रहे होंगे। ये जो PHL आपका लिखा हुआ है पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है, पिट्यूटरी हार्मोन FSH और LH की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन का, ब्लीडिंग फेज का, जो कितना होता है 3 to 5 डेज को ब्लीडिंग फेज कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज होता है जिसमें मेंसेस चलती हैं, ब्लीडिंग फेज होता है। अब देखिए जरा इस फेज में, फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन फेज में, यहाँ पर देखिए जो ओवेरियन हार्मोन का लेवल है, ठीक, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन,
दोनों का लेवल कम है, दोनों का लेवल यहाँ कम है, लेकिन एस्ट्रोजन से भी कम किसका लेवल यहाँ पर है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एस्ट्रोजन से भी कम किसका लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है। कहाँ पर, मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग फेज में। अब वहीं पर बात करते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन में। यहाँ पर देखिए आपका जो पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल है, एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल कम है, बट ज्यादा कम लेवल किसका है, एलएच का लेवल कम है। किस टाइम पर, ब्लीडिंग फेज पर। अब वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट फेज का, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज का। जो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज है, इसे फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहा जाता है। देखिए जो फॉलिकुलर फेज है ये कहाँ पर चल रहा होगा, जिस टाइम पर ओवरी में फॉलिकल के डेवलपमेंट हो रहे होंगे उसी टाइम पर यूट्रस की जो इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम, वो रीजनरेट कर रहा होगा। अब देखिए जो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज है, इसमें एलएच और एफएसएच का जो लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, एंड एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी यहाँ पर क्या है, इंक्रीज करता है। किसमें, फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज में। अब वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट फेज का, जो कि है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में यहाँ पर देखिए, ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ कि जो आपका यहाँ ओवेरियन हार्मोन का देखिए एस्ट्रोजन का लेवल अचानक में बढ़ गया। देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है ओवुलेटरी फेज में, एंड यहाँ पर देखिए आपका जो ओवुलेशन भी हुआ है। यहाँ पर देखिए एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका लेवल बढ़ा है, वो एलएच का लेवल बढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका ओवुलेटरी फेज में एफएसएच एलएच दोनों का बढ़ा, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ा हुआ है, किसका कॉन्सेंट्रेशन, एलएच का। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज का। अब देखिए ओवुलेशन हुआ है, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाएगा तब तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगी, लेकिन अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो डिजनरेट कर जाएगी, और जो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है, एंड देन जिसे क्या बोलते हैं, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। देखिए ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज में किसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ कार्पस ल्यूटियम बन चुका होता है, और कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रीशन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का। तो यहाँ ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज में किसका लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन का। एंड देन देखिए फिर वापस से फाइनली वही कंडीशन आ जाएगी जो पहले कंडीशन थी, देन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। हमें इन चारों फेजेज में जो आपको ध्यान देना है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लेवल कम है, बट सबसे कम किसका लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का है। एफएसएच एलएच दोनों का लेवल कम है, लेकिन सबसे कम किसका है, एलएच का लेवल कम है। फॉलिकुलर फेज में एलएच एफएसएच ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, एंड एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पर बढ़ा हुआ होता है। एंड ओवुलेटरी की बात करें तो यहाँ पर एलएच का लेवल एफएसएच से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जो एलएच सर्ज करवाता है, जो ओव्यूलेशन करवाता है। ल्यूटियल या फिर सेक्रेटरी फेज में कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम में एनसीईआरटी को देखते रहना है कि कहाँ पर कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। आप एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोन्स की हम लोग बात करेंगे। ये जो हार्मोन है, हार्मोन में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस का। जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है आपका जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर लगता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन करवा देता है। जो एफएसएच है ये जाकर के ओवरी पर लगता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवा देगा, और एलएच ओवरी पर लगेगा, ओवुलेशन करवा देगा और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा। जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाएगा जिससे जो यहाँ से एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जो ग्रोविंग फॉलिकल है वही एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है।
अब देखिए यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वही क्या करवाता है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करवाता है। एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन में एस्ट्रोजन हेल्प करता है बाय हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी मतलब वहां की जो यूट्रस के सेल की साइज का इंक्रीज करना, हाइपरट्रॉफी सेल के नंबर का बढ़ना, हाइपरप्लेजिया मतलब कि एंडोमेट्रियम को प्रोलिफिकेशन कौन करवा रहा है, तो एस्ट्रोजन करवा रहा है। अब बात करते हैं एलियस का। एलियस क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगी। एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन में कौन हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके कौन रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रिवेंट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। यहाँ पर देखिए हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देखना है। देखिए यहाँ पर फीमेल के वजाइना में इंसेमिनेशन हुआ है, फीमेल के वजाइना में ही कैपासिटेशन होता है। क्या इंसेमिनेशन क्या है, मेल यहाँ पर अपने स्पर्म को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिसे क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहेंगे। कैपासिटेशन क्या है, फीमेल के वजाइना में ये जो स्पर्म है ये अपने आप को रेडी करता है, किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसे ही बोलते हैं कैपासिटेशन। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्पर्म में। अब देखिए ये अपने आप को पहले से और मजबूत बना लेता है, वही क्या है, कैपासिटेशन है। अब देखिए इधर फीमेल के वजाइना से क्या जा रहा है, यहाँ पर स्पर्म जा रहा है। इधर फीमेल के ओवरी से एग रिलीज हुआ और इसे फिम्बरी ने कलेक्ट कर लिया और ये कहाँ पर पहुंच रहा है, देखिए इधर से यहाँ पर ओवम जा रहा है, एग जा रहा है, और इधर से यहाँ पर स्पर्म जा रहा है। अब ये फाइनली कहाँ पहुंच गए हैं, एम्पुला रीजन पर, जो कि फर्टिलाइजेशन का साइट है। बहुत सारे स्पर्म इस ओवम के कांटेक्ट में आएंगे एग के, लेकिन कोई एक ही स्पर्म इसे पेनिट्रेट करके इसके अंदर जा पाएगा। ये आपका फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, एम्पुला साइट पर। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ही आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं क्लीवेज का। क्लीवेज की अगर बात करें तो क्लीवेज क्या है, क्लीवेज हम क्यों कहते हैं, यह है एक तरह का माइटोटिक डिवीजन, बट इसे हम क्लीवेज क्यों कहते हैं। देखिए बात करते हैं क्लीवेज का, तो यहाँ पर क्या है, जो माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर इंटरफेज का ग्रोथ फेज अब्सेंट होता है। इंटरफेज का ग्रोथ फेज कौन सा, G1 एंड G2 फेज अब्सेंट होता है माइटोसिस में, इस वजह से यहाँ पर नाम देते हैं क्लीवेज का। यहाँ पर अब देखिए जब जाइगोट में क्लीवेज होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तभी एम्ब्रियो बनता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, बन जाता है सबसे पहले जाइगोट। जाइगोट क्या है, यह एक सिंगल सेल है, एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, फिर ये डिवाइड करेगा और यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज जाइगोट है, और इन पूरे को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। ये पूरा क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ये 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो है, 2 से 4 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, 8 सेल्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, 16 सेल्ड ऑफ स्टेज एम्ब्रियो, और फाइनली इसे हम क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पर एक कैविटी आपको दिख रही है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ये जो कैविटी है ये है ब्लास्टोसील। और एक चीज आपको ये ध्यान देना है
कि ये जो यहाँ पर सराउंडिंग में आपको एक जो मैंने पिंक कलर से बना रखा है, ये जोना पेलुसिडा की लेयर है। ये जोना पेलुसिडा की लेयर तब तक रहती है जब तक कि ये जाकर के ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ना हो, किससे? एंडोमेट्रियम से। देखिए, जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट होने जाता है उसी टाइम पर जोना पेलुसिडा रिमूव होता है। अब देखिए, फाइनली जो ब्लास्टोसिस्ट है, एम्ब्रियो है, वो जा करके एंडोमेट्रियम से अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर हाँ एक बात और है, यहाँ पर जो क्लीवेज होता है उस टाइम पर ये जो सेल बन रहे होंगे, इनके सेल का नाम क्या होता है? ब्लास्टोमियर। ये यहाँ पर ये 2 ब्लास्टोमियर है, ये 4 ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर है। यहाँ पर ये जो सेल का नाम है इसे क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब जोना पेलुसिडा यहाँ से रिमूव हो गया ब्लास्टोसिस्ट से, अब फाइनली ये जा करके अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के वॉल से। ये जो आउटर वाली लेयर है ब्लास्टोसील का, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ये जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये इनर सेल मास है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जाकर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? कोरियानिक विलाई, और फाइनली बना लेता है प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास है ये फाइनली बनाएगा एम्ब्रियो, और यहीं से बेबी का डेवलपमेंट होगा। ड्यूरिंग क्लीवेज जाइगोट से एम्ब्रियो, सबके सब चाहे जाइगोट से लेकर देखो सबका साइज बिल्कुल सेम है, चाहे 2 सेल स्टेज हो, 4, 8, 16, पूरे के पूरे जो हैं इनका जो साइज है वो इक्वल है। जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो सबका साइज इक्वल है। सिर्फ क्या बढ़ रहे हैं? नंबर में ब्लास्टोमियर इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ब्लास्टोमियर का देखो साइज डिक्रीज कर रहा है। एंड यहाँ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए, जो न्यूक्लियस का नंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का नंबर सब में घट रहा है, इसलिए N/C यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, डीएनए भी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस। यहाँ पर हमने ये ह्यूमन का फीटस बनाया हुआ है। ये देखिए, ये ह्यूमन का फीटस है, और ये देखिए क्या है? मदर का यूटेरस है। यहाँ पर ये आपका ये फीटस यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। ये जो है ये फीटस है, यहाँ पर फीटस कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्या है? फीटस। ये देखिए, ये फीटस है, और ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये अम्बिलिकल कार्ड है, ये प्लेसेंटा है, ये योक सैक है, ये जो आपको दिखाया गया है ये यूटेराइन कैविटी है, ये देखिए म्यूकस का प्लग है जो कि सर्विक्स रीजन में है। एंड इसके अलावा आपको देखना है ये जो अम्बिलिकल कार्ड है इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं। यहाँ पर 2 अम्बिलिकल आर्टरी होता है और 1 अम्बिलिकल वेन होता है। देखिए, जो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है ये कैसा ब्लड कैरी करती है ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर जो 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और यहाँ पर जो 1 अम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये कहाँ से कहाँ ब्लड लेकर के जाती है? फीटस से प्लासेंटा, और जो अम्बिलिकल वेन है वो प्लासेंटा से फीटस को लेकर जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस का। क्या है ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, जो बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर हमने ड्यूरेशन लिखा है, इधर वीक्स लिखे हुए हैं, और इधर जो ऑर्गन डेवलप हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, उसको हमने नोट किया है। देखिए, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ बोले तो 4 वीक की बात कर रहा है। यहाँ पर बेबी का क्या बनता है? हार्ट बनता है। बात करते हैं एंड ऑफ सेकेंड मंथ 8 वीक का, यहाँ पर क्या बनता है? लिम्ब एंड डिजिट बनता है बेबी का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले 12 वीक की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बनते हैं, लाइक
लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया बनेगा। वहीं पर ड्यूरिंग 5th मंथ की बात करें 20 से 22 वीक की, यहाँ पर फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का एंड इसके हेड पर हेयर्स भी आ जाते हैं। एंड बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का, तो जो कि 24 वीक का होगा, यहाँ पर इनके बॉडी पर हेयर आ जाएंगे, आई लिड से यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर जो आईलैशेस है वो भी यहाँ पर बन जाती हैं। वहीं पर बात करते हैं एंड ऑफ 9 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 38 वीक का होता है, यहाँ पर जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका होता है एंड रेडी रहता है किसके लिए, तो बर्थ के लिए। चलिए अब देखते हैं पार्चुरेशन कैसे होता है। पार्चुरेशन ये देखेंगे, सबसे पहले जो प्लासेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस, इनकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, प्लासेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस से जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है। जब माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिग्नल पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो रिलीज करवा देती है ऑक्सीटोसिन, जाकर लगता है जो मिडिल लेयर होती है यूट्रस का जिसका नाम है मायोमेट्रियम, ये उसमें कॉन्ट्रैक्शन को और बढ़ा देती है। एंड जब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में और बढ़ता है फिर सिग्नल पहुंचता है मैटरनल पिट्यूटरी को, फिर मैटरनल पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करती है, आगे जाकर फिर मायोमेट्रियम पर लगेगी और बिगरस कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है मायोमेट्रियम का। फाइनली यहाँ पर बेबी का एक्सपल्सन हो जाता है, बेबी बर्थ हो जाता है या फिर डिलीवरी हो जाती है, जिसे क्या बोल देते हैं, पार्चुरेशन बोल देते हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब जल्द ही हम एनसीईआरटी में भी हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए एंड आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करिए जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक साथ पढ़ने वाले। थैंक यू।